हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 में बताया था कि 1 से लेकर 35 तक मैंने क्वेश्चन करवाए थे विद आंसर के साथ में, और आप लोगों ने पढ़ा था उसमें। और आज की इस पार्ट 2 में हम आए हैं लघुत्तरी प्रश्न को लेकर के। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने ले रखा है और उनके आंसर भी इसमें मैंने लिखा है, मेंशन कर रखा है। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है हमने लिया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। CH4 यानी ये मीथेन है, और 2O2 यानी ऑक्सीजन। जब मीथेन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? CO2 गैस और जल यानी 2H2O, और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। दूसरा था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लें जिसमें उससे उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा भी हमें देनी पड़े, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, तो ये ऊष्माशोषी का उदाहरण हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बच्चों सवाल। तो इसका जवाब आप जो है बिल्कुल आसानी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें ये लिखना है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन बनाते हैं या साबुन कहलाते हैं। ये जो लवण होते हैं बच्चों, ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को ही हम साबुनीकरण कहते हैं। इसे हम रासायनिक अपक्रिया के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। साबुन बनाने की जो रासायनिक अपक्रिया है, ये भी आपको बच्चों वहाँ पर लिखना होगा। इसमें हम जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये पार्ट इतना, ये बच्चों है वसा। ये वसा है। जब वसा की क्रिया हम NaOH या KOH के साथ में करते हैं, इस के साथ में करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा? हमें क्या प्राप्त होगा? हमें साबुन। ओके बच्चों, साबुन हमें प्राप्त होती है। यानी CH2COOC17H35 ये वसा का एक मोल है बच्चों, एक अणु है। इसके 3 हम अणु लेते हैं और उसकी क्रिया NaOH या KOH के साथ में करवा देते हैं, अर्थात जल अपघटन करवाते हैं। तो हमें ये बच्चों, ये जो स्पीसीज तुमको दिखाई दे रही, ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला है ये CH2OH, CH2OH और CH2OH। ओके बच्चों, इसके बाद में जो हमें दूसरा जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है साबुन, यानी C17H35COONA। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं को संक्षारण से रोकने की 2 विधियां लिखिए। संक्षारण का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत सी ऐसी धातुएं जो वायु जल के संपर्क में आने से कुछ समय बाद ही उनकी सतह पर एक भूरे रंग की तह जंग जम जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हम वातावरण में रख देते हैं ऐसे ही, तो वायु से क्रिया करके उनकी सतह पर एक जंग लग जाती है, उनकी सतह पर एक तह जम जाती है भूरे रंग की, उसे हम जंग का नाम देते हैं आम बोलचाल भाषा में। और ये जो तह होती है बच्चों, जो जंग होती है, ये धातु की परत को कमज़ोर करने लगती है। इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने की कुछ विधियां भी होती हैं। इन विधियों को हम अपना करके धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसे नंबर 1, उन धातुओं के ऊपर हम पेंट लगा दें। पेंट करके देखा होगा, बहुत से ऐसी धातुएं आती हैं जिन पे हम पेंट लगा करके ही रखते हैं हम, ताकि वो संक्षारण से बच सकें। नेक्स्ट इसका जो उपाय होता है, क्रोमियम का लेपन करके। नेक्स्ट जो इसका उपाय है वो बच्चों ग्रीस लगा करके, ग्रीस भी लगा देते ताकि उसका संक्षारण ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ओके बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। इसमें हम ये देख पा रहे होंगे बच्चों, क्रियात्मक समूह, ये इसमें क्रियात्मक समूह OH है। ओके बच्चों, इन तीनों में आप देख पा रहे होंगे क्रियात्मक समूह क्या है? OH। ओके बच्चों,
OH सभी में कॉमन है, यानी कि ये OH क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। ये OH से पता चलता है ये एल्कोहल है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इसका जो सामान्य सूत्र होता है, यानी क्रियात्मक समूह तो तीनों में सेम है, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है बच्चों, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। इसका ये बच्चों सामान्य सूत्र होता है CnH2n-1OH। ओके, जो कि सभी में एक ही जैसा है। इससे ये पता चलता है ये समजातीय श्रेणी के उदाहरण हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये तो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसका जवाब ये लिखना है बच्चों, जब अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो उससे लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के सहायता से हम समझ सकते हैं बच्चों। इसमें हमने क्षार के रूप में NaOH लिया हुआ है और अम्ल के रूप में HCl लिया हुआ है, यानी NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो OH और जल H मिल करके जल यानी H2O बन जाता है और Na और Cl मिलके NaCl यानी लवण बन जाता है। NaCl नमक का, साधारण नमक का सूत्र होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता क्या होती है, इसे समझाइए। बच्चों जरा दृष्टि दोष क्या होता है, मनुष्य की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समझन क्षमता भी घटती जाती है और अधिकांश व्यक्तियों को निकट और दूर दोनों बिंदुओं को देखने में कठिनाई होती है। यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ उनके नेत्र की जो समझन क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, जिसके कारण उन्हें दूर और निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होने लगती है। इस प्रकार की यदि उसकी उन व्यक्तियों की आंखों में ये दोष उत्पन्न होगा तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, जरा दृष्टि दोष। ओके बच्चों, ये कॉमन सी बात है। वर्णांधता, नेक्स्ट जो दोष है वर्णांधता क्या होती है, कुछ व्यक्तियों के नेत्र रंगों में विभेद नहीं कर पाते, यानी अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते, ये लाल रंग है या हरा रंग है। तो नेत्र में यदि यह दोष उत्पन्न होता है, इस प्रकार का दोष देखा जाए तो इसे हम वर्णांधता का नाम देते हैं। ये बच्चों जन्म के बाद में उत्पन्न नहीं होता, ये दोष आनुवंशिकी होता है, यानी जन्मजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, तो नेत्र की ऐसी क्षमता को ही हम समझन क्षमता कहते हैं। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोंजले ने दिया था बच्चों। उन्होंने ये बताया था कि तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार की तुलना में परमाणु संख्या से करना ज़्यादा उचित है। ये हेनरी मोंजले ने बताया था। ओके बच्चों, ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या था, मोंजले ने क्या दिया था बच्चों, ये मोंजले ने ये बताया कि तत्वों के जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण होते हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश की, जैसे ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। इस 8 परमाणु संख्या से ये पता चलता है ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन है और उसकी बाह्य कक्षाओं में 8 ही इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं। ये इससे जानकारी प्राप्त होती है, जबकि परमाणु भार पता होने से ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये था बच्चों आज का वीडियो, और इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल तैयार कर ही लीजिए कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और इस जो मैंने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, इसके पार्ट 1 में भी मैंने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, उसका और इन प्रश्नों का पूरा PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।